धन्यवाद संतोष वाल्मीकि जी। मेरा एक निवेदन ये है कि पानी पीने के लिए तो जाइए, लेकिन बाहर जाके बात मत करिए। अगर बाहर जाके बात करेंगे तो नीचे चले जाइए। पानी के बहाने जा रहे हैं और उधर बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बाहर बात न करें। आप कोई मेहनत करके, आपका एक शोधपरक लेख था लेकिन ज़्यादा लंबा होने के चलते आप नहीं पढ़ सके, और खैर उस तरह के लेख का अपनी बातों को उनके संदर्भ में कितना संक्षिप्त में और कितना आसान ढंग से कह दें, यह एक कला होती है। और ये सब एक दो लोग विश्लेषण में ये सब छपी, और ये शायद हमको लगता है ये पत्रिका में छपा भी है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये जो अभी पढ़ रहे थे वो लगभग हूबहू वो सारी चीज़ें छपी हुई हैं। और इधर डॉक्टर अभिनंदन सिंह इलाहाबाद से चल के आए हैं और फिर लौटना भी है, इलाहाबाद दूर भी है। अब प्रयागराज लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इलाहाबाद कभी नहीं भूलेगा, चाहे नाम जितना बदल ले। इलाहाबाद सुनते सुनते वही मन और मस्तिष्क में जमा है, तो कैसे जाएगा। गाजीपुर का नाम भी कुछ बदल दिया जाए, लेकिन गाजीपुर मरेगा नहीं। गौसपुर का हूँ, गौसपुर का नाम कोई संस्कृत का नाम से रख दिया जाए, मेरे नाम से गौसपुर मरेगा नहीं। तो आपको इलाहाबाद जाना है। और वो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, संस्कृतियों की लड़ाई है। यहाँ पर अनेक तरह के लोग हैं। इस बात को आप समझिए कि वो वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन सी संस्कृति जीतती है। ये संघर्ष चलेगा, समाज में द्वंद्व रहता है, वो चलेगा, यही सच है। वर्चस्वशाली लोग हमेशा वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं और उसी पर आनंद लेते हैं। तो मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं, मैं अभिनंदन सिंह को चाहूँगा कि आएँ। और अभिनंदन सिंह साहित्य में इतना रुचि लेते हैं कि आप अपनी एक अच्छी नौकरी, आप लोक सेवा आयोग में एक बड़े अधिकारी रहे हैं, लेकिन साहित्य की सेवा इतना है कि उन्होंने अपनी उम्र रहते, अभी लंबा इनका उसमें है, लेकिन BRS ले लिया और साहित्य की सेवा कर रहे हैं। इनके बड़े भाई जो बैठे हैं, जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी, इनके बड़े भाई हैं। और डॉक्टर PN सिंह से कैसा लगाव है। डॉक्टर PN सिंह के छोटे भाई की इनके गांव ससुराल है। ये डॉक्टर PN सिंह उसी क्रम में ये लोग पढ़ने आते जाते रहे और समकालीन सोच से लंबे समय से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिनंदन सिंह। और जो कभी महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा परिष्कार कर रहे थे सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, उसी सरस्वती पत्रिका के आज संपादक हैं डॉक्टर अभिनंदन सिंह। ऐसे संपादक को आज की भाषा में परिष्कार कर रहे हैं, आज के साहित्य में परिष्कार करें। इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिनंदन सिंह को आमंत्रित करता हूँ। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम रवीना कुशवाहा जी। मंच पर मौजूद कई लोग तो बाहर चले गए। राजकुमार जी तो हमारे मित्र हैं, वो बाहर चल रहे हैं। सारंग जी भी बाहर थे। मैंने कहा कि आज आप ही का कार्यक्रम था, आपको तो अंदर बहरहाल मंच पर मौजूद और अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई और एवं गुरु भी रहे, मार्गदर्शक भी रहे। मेरा भी मार्गदर्शन किया, सारंग जी का भी मार्गदर्शन किया। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भाई कौशल किशोर जी, भाई संतोष वाल्मीकि जी, और सभागार में बैठे हमारे बहुत आत्मीय हैं। आदरणीय सारंग जी तो हफ्ते में एक आध बातचीत तो हो ही जाती है। राजकुमार जी हैं, डॉक्टर अक्षय पांडे जी, आदरणीय कामेश्वर द्विवेदी जी,
डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, उसी दौर का परिचय हमारा उनसे समय। संतोष तिवारी जी, संतोष तिवारी राजू से तो मीडिया के माध्यम से हमेशा संवाद बनाया जाता है। और यहाँ उपस्थित गाजीपुर के सभी आदरणीय साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, देवियों और सज्जनों, आज सोच विचार समकालीन सोच का वीरेंद्र सारंग विशेषांक का विमोचन हुआ। मैं इसके लिए सारंग जी को और भाई राम नगीना कुशवाहा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन मैं कोई आशीर्वादी लाल नहीं हूँ। केवल आशीर्वाद या केवल प्रशंसात्मक बातें मैं नहीं करता। जो जैसा है वैसा कहता हूँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो मेरा निष्कर्ष होता है। अन्य का निष्कर्ष मेरे से भिन्न हो सकता है। और जैसा राम नगीना कुशवाहा जी ने कहा उत्तर आधुनिकता की बात, उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद के बरक्स कोई लड़ाई नहीं है। पहली चीज, उत्तर आधुनिकता को आप समझिए। अगर आप समझ जाएंगे उत्तर आधुनिकता को, और हिंदी वाले नहीं समझते, मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ, हिंदी में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पर अनेक किताबें लिखी गई। सुधीश पचौरी से लेकर बहुत सारे आलोचकों ने लिखी, लेकिन स्पष्ट नहीं है। विद्यापीठ के कार्यक्रम में एक साहब ने आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पुस्तक मुझे भेंट की, प्रोफेसर थे। तो मैंने पूछा, ये बताइए कि आधुनिकता का हिंदी में पहला कवि कौन? तो कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैंने कहा कि आपकी दृष्टि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता को समझ ही नहीं पाई, और पूरी किताब तैयार हो गई। किताब लिख देना अलग बात होती है, अवधारणा को स्पष्ट रखना अलग बात होती है। संक्षेप में मैं बात करके, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है निष्कर्ष। पश्चिम में नीत्शे ने बहुत पहले ईश्वर को मार दिया था, ईश्वर का अंत कर दिया था। तो वहां डेथ ऑफ गॉड जैसी कृति आ चुकी थी। उसके बाद आधुनिकता का जन्म हुआ, और आधुनिकता ने सबसे पहला प्रहार जो किया वो आस्था पर किया। तर्क और बुद्धि को आगे रख दिया कि हर चीज को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर कसकर ही परखा जा सकता। लेकिन आधुनिकतावाद, जो आधुनिकता का सिद्धांत था, आधुनिकतावाद था, उसमें फिर भी निष्कर्ष जिंदा था। यानी कि कोई न कोई निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी था। परम तत्व भी था, परम सत्य भी था। लेकिन उत्तर आधुनिकता 1945 के बाद जब आती है, तो इसने कहा कि अब न कोई परम सत्य है, न कोई परम तत्व है, और न कोई अंतिम निष्कर्ष है। हर कृति जो किताब है वह मात्र एक टेक्स्ट है, एक पाठ है, और पाठ का पाठक जिस कोण से कृति को पढ़ेगा, जिस नजरिए से कृति को पढ़ेगा, वैसा ही वो निष्कर्ष लेकर सामने आएगा। तो इसने कहा कि निष्कर्ष बदलते हैं, निष्कर्ष एक नहीं हो सकते, निष्कर्ष बदलते रहेंगे। सारंग जी एक रचनाकार है। उत्तर आधुनिकता में रचनाकार को महत्व नहीं दिया। उत्तर आधुनिकता का पहला सूत्र है कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है। रोलेट बार्थ ने 1968 में ही कह दिया कि लेखक अब जीवित नहीं, अब जीवित है तो केवल पाठ, उसका टेक्स्ट किसी रूप में, चाहे उपन्यास के रूप में, चाहे कविता के रूप में, चाहे कहानी के रूप में, वो टेक्स्ट है हमारे लिए। और टेक्स्ट मैं पढ़ूंगा तो मेरा निष्कर्ष होगा,
टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, आपका निष्कर्ष होगा, टेक्स्ट कोई और पढ़ेगा, उसका निष्कर्ष होगा। पश्चिम में इसी पर एक आंदोलन चला था, रीडर रिस्पांस थियरी, और रीडर रिस्पांस थियरी में यही है। और उसी समय कुछ किताबें लिखी गई, इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, और उसमें कहा गया कि लेखक का क्या आशय है या निकालना फैलेसियस है, रचनाकार का इंटेंशन क्या है टेक्स्ट में, यह ढूंढना बिना मतलब की चीज है। हम नहीं जानते हैं कि वाल्मीकि कौन थे, वाल्मीकि की जीवनी भी नहीं, कालिदास के बारे में नहीं स्पष्ट है, लेकिन टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को जिस नजरिए से आप पढ़ेंगे उसी नजरिए से वो निष्कर्ष लेंगे आप। तो उत्तर आधुनिकता का पहला सूत्र है कि अब कोई अल्टीमेट निष्कर्ष नहीं है, अब कोई अंतिम परम सत्य नहीं है, सबके अपने अपने सत्य हैं। अब कोई परम तत्व नाम की चीज नहीं है। राम मंदिर में चोरी हो गई तो राम को किसी ने अपने चश्मे से देखना शुरू किया, किसी ने अपने चश्मे से देखना शुरू किया, तो अपने अपने निष्कर्ष हैं। तुलसी बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, जाती रही भावना जैसे। तो ये निष्कर्षहीनता का समय। अब दूसरी बात, हम आलोचना पर आएंगे, क्योंकि मैं विद इन द टेक्स्ट जाकर इस विशेषांक में अपनी बात कर चुका हूँ, और मैंने देखा कि जो लोग उपन्यास पर या कविता पर बात कर रहे थे तो कोई सुन नहीं रहा। तो विद इन द टेक्स्ट नहीं, विद द टेक्स्ट और बियॉन्ड द टेक्स्ट में जाऊंगा, और एक हेलीकॉप्टर व्यू से मैं अपनी बात रखूंगा। तो पहले हिंदी आलोचना की क्या, किसी भी आलोचना की क्या स्थिति। आलोचना में एक उदाहरण मैं रखता हूं। 1930 के आसपास उमर खयाम पर 2 लेख लिखे गए, बड़े चर्चित लेख थे। उमर खयाम फारसी का बहुत बड़ा, रुबाइयां उसकी तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई सारी दुनिया में। एक लेख लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दूसरा लेख लिखा था डॉक्टर इकबाल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को उमर खयाम इतना पसंद आया था कि उन्होंने उसका कसीदा पढ़ दिया अपने लेख, इतनी तारीफ कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने जब उमर खयाम को, वो फारसी के विद्वान भी थे, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े थे। रविन्द्रनाथ टैगोर तो अंग्रेजी अनुवाद फिट्जराल्ड ने जो किया था उसको पढ़ के आलोचना कर रहे थे, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़कर इकबाल ने लिखा था और उमर खयाम की धज्जी उड़ा दी। कहा कि उमर खयाम की रुबाइयां हमारे इस समाज के लिए, वर्तमान समाज के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक है, अनुपयोगी है, ये रुदन है, आलाप है, और इस तरह का साहित्य अब नहीं चलेगा। इस तरह की बातें। एक ही कृति, एक ही टेक्स्ट और 2 बड़े विद्वान। मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी में तो बाद में आया, तो वहाँ वर्ड्सवर्थ की बड़ी आलोचनाएं हैं। वर्ड्सवर्थ का एक जूनियर कवि शेली, टीबी शेली, उसको वर्ड्सवर्थ की कविता अच्छी नहीं लगी, तो उसने एक शब्द दे दिया और उसको कह दिया मोरल इनफ, माने नैतिक जनखा है ये। इतना गुस्से में था। और उसी के समकालीन दूसरा कवि जॉन किट्स, उसने पूरे कई निबंध लिखे हैं और वर्ड्सवर्थ को द मास्टर कहता है। और वर्ड्सवर्थ का एक सीनियर कवि विलियम ब्लैक कहता है कि वर्ड्सवर्थ का संसार तो केवल घास पात का संसार है। भाई प्रकृति का मतलब घास पात का संसार। अब देखिए कैसे जो है निष्कर्ष बदलते, बहुत पहले से बदलते। परिणाम क्या हुआ? वर्ड्सवर्थ को कुछ लोगों ने बहुत महान कवि मान लिया, जबकि कुछ लोगों की नजर में वर्ड्सवर्थ बहुत अदना सा कवि। इसी तरह से
शेक्सपियर के बारे में भी है। शेक्सपियर का समकालीन बेन जॉनसन शेक्सपियर को कहता है कि उसको आता ही क्या है, न वो ग्रीक जानता है न लैटिन जानता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। बेन जॉनसन समकालीन था और शेक्सपियर के समकालीन वो ड्रामा लिखता था और कहता है कि उसको क्या आता है, न ग्रीक जानता है न लैटिन जानता है। बाद में जब शेक्सपियर मरा तो वही बेन जॉनसन पहला व्यक्ति है जिसने शेक्सपियर के महत्व को समझा और उस पर एक अलग से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी जो शेक्सपियर पर ही थी। यानी निष्कर्ष पर उत्तर आधुनिकता में तो यह है कि हमारा निष्कर्ष आज जो है, कल हम दूसरे नजरिए से टेक्स्ट को पढ़ेंगे, दूसरे पाठ में हमारा निष्कर्ष बदल जाएगा। यानी उत्तर आधुनिकता कहती है कि जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो फ्लूइड है, प्रवाहपूर्ण है, वो डायनामिक है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। निष्कर्ष वो डायनामिक प्रोसेस है, हमेशा बदलता है। सबके अपने राम हो सकते हैं, सबके अपने राम के कई रूप हो सकते हैं। पेरियार के राम अलग हैं और वाल्मीकि के राम अलग हैं, तुलसी के राम अलग हैं। तो ये है उत्तर आधुनिकता में और आलोचना की स्थिति। प्रेमचंद की बात की गई। प्रेमचंद ऐसे उपन्यासकार हैं, सर्वाधिक प्रहार अगर उपन्यासकारों पर हुआ है तो सबसे अधिक प्रेमचंद पर हुआ है। आज हम प्रेमचंद की माला जपते हैं। प्रेमचंद के समकालीनों ने प्रेमचंद को खारिज कर दिया था। 8 लेख लिखे गए थे। सरस्वती के संपादक श्रीनाथ सिंह ने वो लेख लिखते थे, बहुत लोगों से लिखवाते भी थे और खुद भी लिखते थे, और यह सिद्ध करने की कोशिश की गई थी कि प्रेमचंद नकलची है, अंग्रेजी उपन्यासों को पढ़ते हैं, अंग्रेजी के शिक्षक भी थे, अंग्रेजी उपन्यासों को पढ़ते हैं और हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं, भावानुवाद करते हैं। मैकबीथ ठाकरे का एक उपन्यास था वैनिटी फेयर, लोगों ने कहा कि उसी से रंगभूमि नकल की गई। इसी तरह से गाल्सवर्दी का एक उपन्यास था, टॉलस्टॉय का एक रिसरेक्शन उपन्यास था, उससे जो है नकल है। प्रेमचंद पर इतने प्रहार हुए हैं कि प्रेमचंद ने अपने पत्रों में उन प्रहारों का जिक्र किया। कलम का सिपाही में भी वो सारे पत्र हैं। उसमें लिखा कि इलाहाबाद की एक ऐसी टीम है जो मेरे खिलाफ है और जो मुझे नकलची सिद्ध कर रही है। दया नारायण निगम को बहुत सारे पत्र लिखे। निराला की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं छापी क्योंकि निराला कविता उनको पसंद नहीं थी। सारंग जी की भी एक कविता मैंने नहीं छापा, सरस्वती में। मेरा निष्कर्ष था कि ऐसी कविता नहीं छपनी चाहिए, लेकिन मना करने के बावजूद निराला बड़े कवि हो जाते हैं और मेरे न छापने के बावजूद सारंग बहुत बड़े रचनाकार। तो ये मेरा निष्कर्ष नहीं चलेगा। प्रेमचंद के मरने के बाद भी उनकी आलोचनाएं हुई और प्रेमचंद को समझने वाले लोगों ने उनको समझा और प्रेमचंद पर स्वतंत्र पुस्तकें, अब तो खैर बहुत बड़ा काम, सबसे अधिक सर्वाधिक काम तो 2 ही लोगों पर हुआ, या तो तुलसीदास पर हुआ है या तो प्रेमचंद पर। हिंदी साहित्य में सबसे अधिक शोध या तो तुलसी पर है या तो प्रेमचंद पर। विश्व साहित्य में अनुवाद या तो मानस का है या तो प्रेमचंद के साहित्य का। दुनिया की हर भाषा में अनुवाद। तो अब तुलसी भी अपने समय में पंडितों ने उन्हें नहीं स्वीकार किया। तुलसी को पंडितों ने नहीं स्वीकार किया। तुलसी जब कवितावली में कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, को काहू की बेटी से बेटा न ब्याह,
काहू की जात बिगाड़म न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचो सो भकाओ सबको, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेने को एक न देने को दो। तो तुलसी जैसा व्यक्ति आहत था, और तुलसी खुद कहते हैं कि भाई आप क्या कहेंगे, मैं खुद कह रहा हूं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, मेरे पास तो कविता का विवेक भी नहीं है। सत्य कहूं कभी लिखी कागज कोरे, मैं कागज पर लिख के शपथ लेकर कह सकता हूं कि मैं कवि नहीं हूं। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनू। अपने को ही हीन, गालिब भी अपने को कहते हैं कि भाई माना कि आप लोग बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं, आप लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो सुखन में खामे गालिब की आती सबसानी, यकीन हमको भी है, लेकिन इसमें दम क्या है? यानी मेरी रचनाओं में क्या दम है? आप तारीफ करते हैं तो मान लेता हूं। एक रचनाकार खुद ऐसी स्थितियों में, इन सारी बातों के बीच, जहां परम सत्य जैसी कोई चीज नहीं, जहां परम तत्व जैसी कोई चीज नहीं, जहां अंतिम निष्कर्ष जैसी कोई चीज नहीं, जहां उत्तर आधुनिकता की एक और चीज थी कि मेगा नैरेटिव को ध्वस्त कर दी। मेगा नैरेटिव जैसे पूंजीवाद समाज का कल्याण करेगा, इसको उसने ध्वस्त कर दिया। दूसरा मेगा नैरेटिव मार्क्सवाद, मार्क्सवाद ही वो अवधारणा है जो जन कल्याण का वाहक बन सकती है। इस मेगा नैरेटिव को भी उत्तर आधुनिकता ने ध्वस्त कर दिया। कोई मेगा नैरेटिव नाम की अब कोई चीज है नहीं उत्तर आधुनिकता में। तो आप ऐसे समय में निष्कर्ष ले रहे हैं, ऐसे समय में अंतिम वेद वाक्य दे रहे हैं कि वेद वाक्य है ये, ऐसे समय में आप एक जिसको कहते हैं कि परम सत्य जैसी कोई चीज लकीर खींच रहे हैं। उत्तर आधुनिकता में आपकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। उत्तर सत्य के युग में आपका सत्य कोई मानने वाला नहीं। इसके बावजूद, इन सारी स्थितियों के बावजूद, ये सारंग जी की जो कविता मैं पढ़ रहा था, इसकी अंतिम पंक्ति देखिए क्या है। सारंग जी कितना आश्वस्त है कि जरूर मिलेगा जीवन, जरूर मिलेगा जीवन। अंतिम 3 पंक्तियां हैं, जरूर मिलेगा जीवन, कविता का हाथ पकड़ो और मरने से बचो। यह जो इशारा है सभी कवियों ने किया है, बहुत सारे रचनाकारों ने लगभग किया है कि उत्तर जीविता 2 चीजों से आती है। आप जीवित रहेंगे 2 आधारों से, या तो संतान के माध्यम से या रचनाओं के माध्यम से। या तो रचनाएं आपको जीवित रखेंगी या तो आपकी संतान पथभ्रष्ट हो सकती है, रचनाएं पथभ्रष्ट नहीं होती। तो उत्तर जीविता के लिए कविता का हाथ पकड़ो और मरने से बचो, वीरेंद्र सारंग। ये बड़ी बात है, क्योंकि कहा गया है, किसी ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की उम्र 30 से 35 साल होती है, कंस्ट्रक्शन की उम्र 100 से ज्यादा 150 साल की, लेकिन क्रिएशन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, वह अनंत होता है, कालजयी होता है, बशर्ते कि वैसी रचना हो। और वीरेंद्र सारंग जी के लिए तो ये जो इनकी पंक्तियां हैं, ये बहुत पहले अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या कहे अहवाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन लिए और मर गए। इतनी सी जिंदगी, लेकिन उससे आगे अगर कुछ जीवन जीना है
उससे बड़ा जीवन जीना है, न रहने के बाद भी जीवन जीना है, तो कविता का हाथ पकड़ो और मरने से बचो। और मैं यही कहूँगा संक्षेप में कि वीरेंद्र सारंग पर अंतिम निष्कर्ष लेने से भी आप बचें। समय मूल्यांकन करता है, समय ही मूल्यांकन करेगा, वक्त ही मूल्यांकन करेगा कि रचनाकार का ये जो कसीदे पढ़े जाते हैं ये खत्म हो जाते हैं। असली मूल्यांकन वक्त करता है। मैं अंजुम रहबर की वो पंक्ति सारंग जी के लिए कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर रघुनंदन सिंह। हाँ, एक दो वक्ता तो डॉक्टर रघुनंदन सिंह ने बड़े ही ठीक ढंग से, सर एक मिनट, सारंग जी भी तो बतियाने में मस्त है। आप ही का प्रोग्राम है तो बतियाने। तो एक बात स्थापित करके गए डॉक्टर अभिनंदन जी, उत्तर आधुनिकता का जो दौर आया है कोई निष्कर्ष नहीं है, बड़े विचार मर गए हैं। क्या पूंजीवाद भलाई करेगा, क्या समाजवाद भलाई करेगा, ये सारी चीजें उत्तर आधुनिकता ने मरने की घोषणा कर दिया है। और ऐसे दौर में सारंग जी साहित्य रचना कर रहे हैं, उस तत्व को तलाशने की जरूरत है जो शाश्वतता प्रदान करेगी, जो बची रह सकती है। उत्तर आधुनिकता का जवाब क्या हो सकता है, शायद उस प्रयास में सारंग जी लगे हुए हैं और उस फूल को फूल की खुशबू बिखेरने के अंदाज में लगे हुए हैं। समय मूल्यांकन करता रहेगा। प्रेमचंद को मारने वाले बहुत पैदा हुए, प्रेमचंद जीवित है, क्या चीज है, उस तत्व को खोला। इसी तरह तुलसीदास को भी उस समय, ये सारी चीजें की बहुत हैं, वर्तमान में आलोचक रहते हैं, लेकिन अगर उनकी रचना में प्राण तत्व है तो वो सदियों तक जीवित रहेगी। इस बात को स्थापित किए। तो अब मैं अंतिम जो मुख्य